मकान पूरा था। नहीं, कुछ नहीं बचा हमारे। यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। मर गए जब गए। धराली में जैसा महाविनाश आया, धराली में जैसी मौत की बाढ़ आई, विनाश के जिस मृत्यु कुंड में धराली ने समाधि ली, 30 सेकंड में आए उस विनाश का कैसा वर्णन वेदों पुराणों में मिलता है। कलयुग में जब तीर्थ स्थल नष्ट हो जाएंगे, पाप अपने चरम पर होगा, तो उस समय भगवान आशुतोष कहते हैं स्कंद पुराण में कि हिमालय में उनका वास होगा। जहां भागीरथी और वरुणा का संगम होता है, उसी अद्भुत संगम के छोर पर बसी है उत्तरकाशी। जिस उत्तराखंड को पहाड़ों की रानी, धरती का स्वर्ग, देवी देवताओं का साक्षात निवास स्थान यानी देवभूमि जैसी उपाधियों की उपमा दी जाती है, वो देवभूमि प्रलय के कैसे ज्वालामुखी पर विराजमान है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को खंड खंड करने वाली जिस प्रलय का जिक्र है, जिस विनाश की रचना सदियों पहले हो गई, विज्ञान की कसौटी पर वेदों पुराण में लिखी वो भविष्यवाणी कहाँ ठहरती है? क्या धराली का विनाश सिर्फ प्रलय का आगाज भर है? क्या यहाँ पर महाप्रलय का ज्वालामुखी विस्फोट होना बाकी है? विज्ञान क्या कहता है? आस्था और विज्ञान के दोनों मत आज कितने तार्किक लगते हैं। धराली ने जो विनाश देखा, उत्तरकाशी की आने वाली पीढ़ियां उस प्रलय की आहट को कैसे महसूस करती हैं? इन्हीं सवालों के गिरह खोलने, आस्था को विज्ञान के तराजू पर तोलने हम निकल पड़े। कलयुग में जब तीर्थ स्थल नष्ट हो जाएंगे, पाप अपने चरम पर होगा, तो उस समय भगवान आशुतोष कहते हैं स्कंद पुराण में कि हिमालय में उनका वास होगा। उसी हिमालय में बसे उत्तरकाशी में, उत्तराखंड की उत्तरकाशी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जिस धरा पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये है विश्वनाथ मंदिर। कत्यूरी शैली में बना ये विश्वनाथ मंदिर इस वक्त आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, जहाँ पर ध्वजा भी लहरा रही है, तो वो त्रिशूल भी स्थापित है जो यहाँ पर आदि शक्ति का प्रतीक है। तो बनारस में अगर आप गए होंगे, आपने वहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन किए होंगे, और उत्तर में बसी काशी, उत्तर काशी, जिसे भगवान कलयुग की भी काशी कहते हैं, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धराली गांव में एक ऐसी आपदा आई जिसने रातों रात एक जीवित शहर को जिंदा शमशान में बदल दिया। तो आज इस विशेष रिपोर्ट में मैं आपको उत्तरकाशी में उन लोगों के बीच लेकर जाऊंगी जिनके लिए एक एक सेकंड उस दहशत में बीत रहा है, जहां वो ये सोच रहे हैं कि उनका आने वाला कल कहीं धराली की तरह तो नहीं होगा। जो लोग वहां रह गए हैं वो कब मिल पाएंगे? जो लापता हैं उनकी कहानियां जहां तहां बिखरी हुई हैं, और इन सब के बीच प्रश्न चिन्ह इस बात पर लगा हुआ है कि उत्तरकाशी, जहां पर भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक इस ज्योतिर्लिंग को भी माना जाता है। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। कई ऐसे ट्रैक्स हैं जिन पर चलने के लिए देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, दयारा बुग्याल से लेकर गंगोत्री धाम तक। तो इन सब के बीच में जहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहाँ पर तीर्थ स्थान भी हैं, जहाँ पर अविरल भागीरथी बह रही हैं, इन सभी प्रतीकों के बीच में वो लोग जो इन प्रतीकों पर अर्थव्यवस्था ठीक से चलती रहे, जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उन तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं मिलती रहें, जो यहाँ की जीवन रेखा है, वो लोग जब आज मृत्यु के करीब बैठे हैं, एक ज्वालामुखी के करीब बैठे हैं, तो उनके बीच अब मैं जाने वाली हूँ, उनसे बात करूँगी। तो अगले कुछ पलों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। धराली चले आइए, जर्रे जर्रे में विनाश के मिले जख्मों का जिक्र मिलेगा, प्रमाण मिलेगा। प्रलय झेल चुके धराली के निष्प्राण पहाड़ की पीड़ा महसूस होगी। धराली में आंसुओं का सैलाब है, लेकिन तबाही के लिए कुदरत ने उत्तरकाशी को ही क्यों चुना? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है उत्तरकाशी सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी भारत का सबसे खतरनाक भूकंपीय इलाका। इसका मतलब ये है कि यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा भूकंप आ सकता है। विज्ञान तो ये भी कहता है कि उत्तरकाशी कच्चे पहाड़ों पर बसा है,
पिघलते ग्लेशियर जल प्रलय की वजह बनते आए हैं, आगे भी बन सकते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आसमान से धराली का स्वर्णिम अतीत और भयावह वर्तमान कुछ इस तरह नजर आता है। लेकिन भविष्य कैसा होगा? क्या एक बार फिर इतिहास में गोता लगाएगा या ठोकरें खाने के बाद इंसान वर्तमान की भूल को सुधार नए भविष्य की नींव रखेगा? ज्वालामुखी ये वो शब्द है जो धरती के गर्भ से निकलने वाले उस गुबार और विस्फोट के लिए इस्तेमाल होता आया है, जो धरती का सीना चीरकर बाहर आता है और अपने साथ धधकता हुआ विनाश लाता है। लेकिन उत्तरकाशी में विनाश की परिभाषा अलग है। ये पानी की मनमानी पर निर्भर करती है। यहाँ विनाश आया मगर पानी की शक्ल में, और इसी त्रासदी ने उन महिलाओं को अतीत की याद दिला दी जिसके जख्म धराली की आपदा ने ताजा कर दिए, हरे कर दिए। अफसोस इस बात का होता है कि शायद ये बात जिन कमरों में बैठकर नीतियां तय होती हैं, कागज पर प्लान्स बनते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार होते हैं, शायद ये संवेदनशीलता वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। और इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि इनके ज़रिए हम उस बात को हाईलाइट करें ताकि देश में बाकी लोग भी इस चीज़ को ज़रूर सुने। बुलंदी के मामले में जो धराली गांव समंदर से 3100 मीटर ऊपर रहा, गंगोत्री धाम की आध्यात्मिक यात्रा करने वालों के लिए एक ऐसा पड़ाव रहा जिससे कुदरत ने अपनी खूबसूरती का खजाना लुटाने में कंजूसी नहीं की। उसे सिर्फ 30 सेकंड के सैलाब ने मटिया मेट कर दिया। 5 अगस्त के हादसे में एक जिंदा बस्ती मौत की नींद सो गई, और तभी से ये सवाल उठ रहे हैं, उत्तरकाशी में कितनी धराली? 4 शब्द के इस संक्षिप्त सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि ये सवाल नहीं, वो हुक, वो टीस, वो आशंका है जो पूरे उत्तरकाशी के भविष्य को लेकर सर उठा रही है। धराली से चंद किलोमीटर दूर मातली में यही सवाल वहां के लोगों से पूछा गया तो दर्द छलकने लगा। खाल पर बहुत खतरा भाई, कुछ कभी समय पर ना कुछ भी हुए। बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि ये सभी अपने मन में उन डर को लेकर जी रहे हैं कि हमारे घर भी कच्चे हैं, कभी बहुत तेज बरसात हो गई, बादल फट गया तो हमारा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है उस प्रिपेयर्डनेस की कि एक हादसा वहाँ हो गया है, ध्यान अभी वहाँ केंद्रित है, लेकिन ऐसे जगहों को भी स्पॉट किया जाए जो इस वक्त में खतरे के दायरे में है, और उनको अगर पहले से उनके प्रति कोई ज़रूरी कदम, एहतियातन कदम उठाया जा सके तो उस पर विचार होना चाहिए। ये डर नाजायज नहीं है। उत्तरकाशी भौगोलिक रूप से हिमालय के एक ऐसे क्षेत्र में है जो सिर्फ भूकंप के लिहाज से ही संवेदनशील नहीं, बल्कि ये इलाका ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघलते ग्लेशियर, नदियों में बढ़ते पानी के प्रवाह और भारी बारिश के साथ साथ फटने वाले बादलों का खतरा भी झेलता है। और भोले भाले लोग इसे माँ गंगा के कोप और उन्हीं की कृपा से जोड़कर देखते हैं। गंगा माँ का जो आशीर्वाद है वो आपने कैसे कैसे महसूस किया है? महसूस क्या कर बाबा, पहले तो यात्रा जाई, बस ली जाई, कुटुमदार नहीं, तब कुछ न हुई। अब तो 2-4 ननरा घूमने माँ जाने लगे सब। तो आपको ये घूमने वालों से आपको मतलब लगता है कि इनकी वजह से हो रहा है? तो के वजह से लोन हो रहा, हम क्या बोल सकते। हम तो ये नहीं बना कि जब देश परदेश का होना ना तो कहना लगे कोई शराब पीना, कोई अंडा खाना, कोई कुछ खाना, तब होने धर्म माँ जबर धर्म था ही, तब तो कुछ नुकसान न हुआ, कुछ भी ना। जंगल में घास काटी, अपना पशु पाली, तो तब कुछ न हुआ, कभी नुकसान नहीं, कभी न हुआ नुकसान। अब तो ये बैठे सड़क पर
पता नहीं क्या क्या करना हो, क्या होने लगे हो ये तो देखिए वो इसी बात का जिक्र करें कि अब हम सड़क पर बैठे हुए हैं और हमारे जंगल, हमारे पेड़ पौधे, हमारे खेत खलिहान अब कब क्या हो जाए हमें भी नहीं पता है। और आचरण की बात कर रहे हैं कि धर्म और आस्था, आपके तीर्थों के प्रति जो आपका एक आचरण होना चाहिए वो आचरण आज के ज़माने में रह नहीं गया है। और देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्हीं के कंधों पर वो जिम्मेदारी है कि इनके बाद की जो पीढ़ी आएगी वो इन्हीं से सीखेगी ना, और ये जो सिखाएंगे उनको उसी के हिसाब से इनके आदर्श स्थापित होंगे। तो इसीलिए यहाँ के जो तीर्थ हैं, यहाँ के जो पवित्र स्थल हैं, उनका बचाव करना, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पहाड़ के लोगों के ऊपर, और इसलिए चिंतित हैं, इसलिए परेशान हैं। धराली हादसे का जख्म अभी ताजा है। सरकार और प्रशासन का ध्यान अभी सिर्फ धराली पर है, लेकिन क्या ऐसी जगहों की पहचान नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त खतरे के दायरे में है? क्या उन्हें लेकर किसी तरह की प्लानिंग है? कोई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं? ये बड़ा सवाल है। जिस उत्तर काशी को उत्तर की काशी का दर्जा प्राप्त है, उसे लेकर ये सवाल उठना चाहिए और बनता भी है। उत्तर काशी तो बहुत बड़ी देवभूमि, बड़ी पवित्र स्थली है जहाँ पर माँ गंगा का उद्गम स्थल है। और उत्तर काशी के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि देखिए, एक काशी है बनारस, पूर्व में काशी, और ये पूर्व क्योंकि वो पूर्व में भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो पूर्वी दिशा में स्थित है, और ये है उत्तर काशी क्योंकि नक्शे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये भारत के उत्तर हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, तो ये उत्तर काशी है। लेकिन यहाँ पर भी बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, यहाँ पर भी भैरव बाबा बैठे हैं, महिषासुर मर्दिनी जी का यहाँ पर मंदिर है। तो आप सोचिए कि इस पावन स्थली पर दूर दूर से जो लोग आते हैं साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, आज जब यहाँ पर इस बाढ़ की तस्वीर लोग देखते हैं, जब यहाँ पर धराली नाम का एक पूरा का पूरा गांव, एक पूरा कस्बा ख़त्म हो जाता है, 1000 साल की सभ्यता, कम से कम वहाँ पर जो कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है, वो मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर बताया जाता था, लेकिन आज वहाँ कुछ बचा नहीं है। तो इनकी आंखों में वो सब तस्वीरें बची हुई थी जो अब तक शायद कल को उनका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। धराली की त्रासदी मातली के लोगों को भी डरा रही है। ये डर तब और उभर कर सामने आया जब वहां की महिलाओं से धराली के भविष्य को लेकर सवाल हुए। सवाल ये कि क्या धराली दोबारा बसाई जा सकेगी? आपको लगता है धराली को दोबारा बसाया जा सकेगा? आपने वहाँ की तस्वीरें देखी क्या? बहुत वो है मैम, अब ना बस सकता, असंभव हो ही, अब ना बन सकता तक कोई। दुख होता है इस बात का कि ये गांव था और ज़्यादा दुख हो, पूरा गांव डूबी था, अब दुख यहाँ से ज़्यादा दुख क्यों है, बहुत नुकसान। धराली आपको लगता है अब नए सिरे से वहाँ के लोगों को कहाँ ले जाएंगे, क्या होगा, ये चिंताएं आप लोगों को? बहुत चिंता है मैम, अब पता नहीं सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसके बारे में हमें। माँ बाप बेचारा अब जो तू हाँ राहत दी सकल, कुछ जिंदा रख सकल नहीं हुआ, हम लोग क्या कर सकता, कुछ नहीं। आपको लगता है धराली को दोबारा बसाया जा सकता है? ए भाई हम अब खुद ही न बचता तो धराएंगे बच सकना, हम अब खुद ही ननवा हुए हैं। अब आप लोगों को अपनी जिंदगी की भी चिंता होती है कभी कि हमारे साथ क्या होगा, या कभी ऐसा तो नहीं कि यहाँ इस तरह से कोई आपदा आ जाए, कुछ आ जाए? तो कैसे आप लोग सोच तो सबकी सोच रही भाई, सब सोचता अपना बार माँ हमें बीच पर बैठे हैं, कभी हो सकदो, हमें पता नहीं क्या भगवान की लिखी है, अब क्या होंदो क्या न होंदो। उस दिन तो पता ही नहीं था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, अब जब से वो आपदा आए है तब से ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब उस दिन से इतना बाप रे, उस दिन से इतना बच्चों के लिए, अपने परिवार सबके लिए होती है मैम, सबके लिए चिंता है, पूरे उत्तराखंड वालों के लिए चिंता है। हिमालय की ये पहाड़ियां नई ऊर्जा देती हैं, इंसान को जीने का हौसला देती हैं, उसे सहेजती हैं, लेकिन इसके साथ भी शर्तें लागू होती हैं, और ये शर्तें होती हैं तालमेल की, सामंजस्य की, वरना संतुलन बिगड़ता है और तबाही के नए नए अध्याय खुलने लगते हैं। एक इम्पैक्ट आपने धराली में देखा, प्राकृतिक आपदाएं संभलने तक का समय लोगों को नहीं मिला, और आज धराली और उसके आसपास भी जो, हालांकि हम तो धराली से अभी काफ़ी दूर हैं, करीब 20 किलोमीटर का फ़र्क तो यहाँ पर डिस्टेंस तो दूरी तो होगी, 20 किलोमीटर दूरी पर मातली है। तो आप सोचिए कि 20 किलोमीटर तक का संपर्क कट गया है, धराली तक कोई पहुँच ही नहीं सकता अभी इस समय पर। हवाई मार्ग से सिर्फ सरकार और प्रशासन, आर्मी ही पहुँच सकती है, आम लोग तो वहाँ कोई पहुँच नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है जिस तरह से वहाँ पहुँचा जा सके। अगर कोई मानिए वहाँ जीवित बचा भी हो तो वो बेचारा 3 दिन तक एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ से उसको निकाला नहीं जा सकता।
तो ये जो समस्याएं हैं, इस समस्याएं से पहाड़ के लोगों को ही दो चार होना पड़ता है और कई बार ये अपनी समस्याओं में यूं ही अकेले भी रह जाते हैं। ये अकेलापन आगे किसी धराली का भविष्य न बने, आगे किसी खीरगंगा को क्रोध में न लाए। ये वो डर है, वो दहशत है जो अब धराली और आसपास के इलाकों में फैल चुकी है और इतिहास के पन्ने खंगाले तो इस डर की वजह का एड्रेस भी मिल जाता है। पहले पूरे सूबे का भूगर्भीय सिस्टम समझ लीजिए। उत्तराखंड हिमालय की पर्वतमाला में मौजूद है और ये पर्वतमाला भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से वजूद में आई है। आमतौर पर यह टकराव चलता रहता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि कई बार पता नहीं चल पाती। हाँ, जब जमीन के नीचे काफी दबाव बन जाता है तो फिर बड़े भूकंप की शक्ल में ये दबाव बाहर आता है। ठीक वैसे ही जैसे ज्वालामुखी के भीतर जमा हुआ दबाव अचानक बाहर निकलता है, बड़ा विस्फोट होता है। साल 1991 में उत्तरकाशी में बड़ा भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। तब 768 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। अब सवाल तो यह है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या इंसान पर जिस तरह विकास की सनक सवार है, क्या इससे माँ गंगा क्रुद्ध हो रही है? क्या नदी एक बार फिर अपना रास्ता तलाशने के लिए रौद्र रूप धारण कर सकती है? क्या आज की धराली की तरह आगे भी ऐसा मुमकिन हो सकता है? धराली में जैसा विनाश दिखा, ऐसी ही त्रासदी उत्तरकाशी में साल 1978 में आई थी। जिस भागीरथी नदी में धराली की तबाही का मलबा दिखा, उसी भागीरथी में दबरानी इलाके के पास एक झील तैयार हुई थी। तब भी ऐसा ही सैलाब आया था। ऐसी ही त्रासदी उत्तरकाशी ने देखी थी। पुल बह गए थे, नदी किनारे जितने गांव थे उनका वजूद नामो निशान मिट गया था। लेकिन अब इस घटना को भी करीब 5 दशक होने वाले हैं। तब से अब तक क्या बदला? उत्तरकाशी के सीने में क्या वाकई कोई विनाश का ज्वालामुखी धधक रहा है? ये सवाल हमें अपने अगले पड़ाव तक ले गए, जहां साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सुलगते सवालों का तिलिस्म टूटना था। जब स्तर पे थी वो बाढ़, तो हमने फिर जो भी हमारे यहाँ से कोर्स करके जाते हैं उनका डेटा हमारे पास होता है। फिर हमने उनको अप्रोच किया, उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया, तो वो वॉलंटियर के तौर पे आए थे और उन्होंने मदद की है हमारी टीम के साथ। और सभी लोगों ने, मतलब लगभग 100 से ऊपर की टीम थी और जो अलग अलग जगहों पे थी, और फिर बाकी जो यात्री फंसे हुए थे उनको ऐसे मैनुअली निकाल के लेके आए। तो अब जब नॉर्मल लाइफ में जो टूरिस्ट घूम रहे हैं तो उसमें तो जो सेफ्टी जो सरकार बताती है वही सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा ये होता है कि अगर कोई पहाड़ों में जा रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहा है, तो मैं तो यही बताऊंगा कि अगर उनको अनुभव नहीं है तो किसी अनुभव वाले गाइड को लेके जाए। और यही चीज़ हमारे प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, उनकी गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर कोई बहुत ऊंचे या दुर्गम स्थान में जा रहा है तो लोकल एजेंसी कोई होनी चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए जो कि अनुभव वाला होना चाहिए, और उन्हीं को लेके जाना चाहिए ताकि कोई उनके साथ कोई घटना ना घटे। उत्तरकाशी के एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर इस वक्त मैं हूं, क्योंकि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसका पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना एक रिच इतिहास है, और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में खासकर इससे पहले जिस तरह की आपदाएं आई हैं, 2013 का चाहे आप केदारनाथ का वक्त याद कर लीजिए, उस समय भी इस संस्थान ने जो रोल, जो भूमिका वहाँ पर निभाई है, उसका जिक्र आज तक होता है। और पुनर्निर्माण में जिस तरह का कार्य किया गया, रास्ते बनाए गए, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए, तो आज जब धराली में हम देख रहे हैं कि आपदा आई है, रेस्क्यू ऑपरेशंस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, उन सब के बीच हम NIM पहुँचे हैं क्योंकि हमें लगा कि उत्तरकाशी में संकट का ये वक्त NIM किस तरह से देख रहा है, किस रोल प्ले में इस वक्त मौजूद है। और इन सबसे अलग इस हिमालयी क्षेत्र में जब पल पल लोगों को ये चिंता है कि न जाने किस वक्त किस तरह की आपदा उनके सर पर आन पड़ेगी, तो उसके लिए तैयारियों का स्तर क्या हो सकता है, एक बेहतर प्लानिंग क्या हो सकती है, ये समझने के लिए इस वक्त NIM से हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ कैप्टन जी संतोष कुमार इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका वेलकम इंडिया NDTV पर। थैंक यू सो मच मैम। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर चीफ इंस्ट्रक्टर गिरीश राणाकोटी जी भी मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और ये डिटेल में आज से आपसे समझना चाहूँगी कि आप कैसे ऑपरेशंस को चलाते हैं, चाहे पर्वत
पर्वतों पर चढ़ने का हो या जहाँ पर रास्ते टूटे हैं वहाँ पर पहुँचने का हो। हमारे साथ रजिस्ट्रार प्रवीण कुमार जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी पर। सबसे पहले मैं सर आपके साथ शुरुआत इस सिलसिले में भी करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम आए और मैंने आपसे पहला सवाल धराली को लेकर पूछा कि अभी क्या स्टेटस है, तो आप ऑफ रिकॉर्ड भी जो बातें बता रहे थे, मुझे एक तकलीफ ज़रूर आपकी आंखों में इस बात की दिखाई दी कि हमने धराली को कैसा देखा था और आज क्या हो गया है। और ये एक बात ना, ये मुझे लगता है सिर्फ धराली की नहीं, पूरा उत्तरकाशी और पूरा देश शायद ऐसा ही सोच रहा है। आपने कैसा देखा था धराली को पहले? धराली में सुनहरे सुनहरे सेब के बाग थे, सुनहरे सुनहरे होटल हैं वहाँ पे, और सुनहरे सुनहरे लोगों के घर थे। अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ विजिट किया था मुकवा गांव में, तो उस समय धराली का रेनोवेशन भी हुआ था। तो वो धराली था, वो बस 30 सेकंड में ऐसा कुछ हुआ, पता ही नहीं चला कहाँ हमारे बाग गए, कहाँ हमारे सेब गए, कहाँ हमारी जो टूरिस्ट थे वो गए, कहाँ हमारी जनता गई। ये वो इंस्टीट्यूट है जो उत्तराखंड में आई हर प्राकृतिक आपदा का बही खाता रखता है। आपदा क्यों आई, इसे लेकर एक्सपर्ट्स मुख्य वजह तलाशते हैं। उत्तरकाशी, जोशीमठ या फिर केदारनाथ त्रासदी हो, इन सभी को लेकर पॉइंट वाइज एनालिसिस होता है और फिर यही डेटा और रिसर्च के आधार पर आने वाली आपदा से निपटने के तरीके तैयार होते हैं, खोजे जाते हैं, ताकि आपदा आए तो कम से कम इंसानी नुकसान हो। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन्हें तय करते वक्त कितनी संवेदनशीलता बरती जाती है।